बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले तो आज 25 दिसंबर है। पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। आज कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश भी है। इस सिलसिले में पूरे पाकिस्तान को उनका यौम पैदाइश भी मुबारक हो। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज की पहली खबर हम आपके सामने रायबंद जाती उमरा से रखेंगे। बड़ा ही सिजलिंग किस्म का स्कैंडल है, आप सुनेंगे भी और सर धुनेंगे भी। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि आने वाले चंद दिन में हम मरियम नवाज साहबा के जो करीबी हल्के हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्कैंडल्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या होता है मरियम नवाज के इर्द गिर्द, वो क्या करती हैं सारा दिन, हाउ शी इज़ रनिंग द ऑफिस, व्हाट इज़ दिस ऑल सर्कस अबाउट, और कितने लोग उनके करीब हैं, किन नामों से एक दूसरे को पुकारा जाता है, किस तरह की गुफ्तो शनीद होती है, ये अगले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने रखूंगा। आंखों देखा हाल आपके सामने रखेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। पहले चलते हैं आज के स्कैंडल की तरफ। आपको ये तो पता ही है कि कल मरियम नवाज जो हैं वो एक क्रिसमस से रिलेटेड इवेंट में गई। अमूमी तौर पर जो लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती हैं और मसीह बरादरी जो है वो लोगों को बुलाती है। उन जो डिग्नेटरीज़ हैं उनको स्पेशली, और चीफ मिनिस्टर को खुसूसी तौर पर बुलाया जाता है। चीफ मिनिस्टर जाते हैं, जाना चाहिए भी, और ये एक अच्छी बात है जो उन्होंने वहाँ पर जाके की। लेकिन उनके लगते लेतों ने कल 50 लाख रुपए के करीब का स्कैंडल किया है। जी हाँ, ये बिल्कुल हतमी फिगर नहीं है, वो तो तभी होगी जब इसके बिल सामने आएंगे, और बिल्स आएंगे महीनों के बाद सामने, अभी नहीं आएंगे। लेकिन जो अंदर का सोर्स है वो बता रहा है कि इसमें 50 लाख रुपए तक की दिहाड़ी लगेगी सिर्फ एक आइटम पर, और वो है केक्स। आप कहेंगे केक्स के ऊपर इतना बड़ा पैसा? जी हाँ, ये ज़रा सुनिए मरियम नवाज क्या रही हैं, और उसके बाद आप सोचेंगे कि ये तो वाकई कोई बहुत बड़ी महारानी है जो क्रिसमस के इवेंट के ऊपर 10,000 केक जो है वो अपनी जेब से लेकर क्रिसमस की पार्टी में तशरीफ ले आई। उसके बाद आपको इसका अहवाल बताते हैं, पहले सुनिए। हाँ, एक चीज मैं भूल गई। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर आज 10,000 से ज्यादा लोग हैं, तो मैं 10,000 केक्स आपके लिए बनवा के लाई हूँ। और मेरी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे दरखास्त है कि ये इंश्योर करें कि जो केक्स में वो, आप जब केक खोलेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ये मरियम नवाज ने अपनी मोहब्बत का एक नजराना आपको पेश किया है। आप जब वो केक खाएंगे तो मुझे मेरी मोहब्बत को याद करना, और मेरी ऑर्गेनाइजर से ये गुजारिश है कि प्लीज इंश्योर करें कि तमाम जो आज के शुरका हैं सबको वो केक्स मिलें। वो एक रात के नोटिस पे मैंने बनवाए हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सुन लिया आपने, ये मरियम साहबा ने जो 10,000 केक्स का ऐलान किया है, ये आप समझ बैठे होंगे कि वो घर से ला रही हैं। नहीं, ये 10 केक नहीं है, ये 1,000 केक नहीं है, ये 10,000 केक्स की बात हो रही है। और ये आपके, मेरे और इवन पाकिस्तान के जो मसीह बरादरी है उनके टैक्स के पैसों से ये केक दिए जा रहे हैं। अच्छा, केक देने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। अगर क्रिश्चियंस या कोई भी किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक रिलीजियस डे है, उसकी सेलिब्रेशन में अगर किसी ने केक्स दिए हैं या कुछ दिया है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जिस तरह से महारानी ऐलान फरमा रही थी, आपको भी यही लग रहा होगा कि ये अपनी जेब से हैं। लेकिन असल मामला जो है वो ये है कि अहकाम दिए गए थे कि अभी के अभी ये केक्स तैयार करवाए जाएं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये केक्स तैयार करवाए गए। मैं दोबारा आपको बता दूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, ऑर्डर हो जाते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि बिल इन्हीं केक्स की शक्ल में बने। बिल बाद में किसी और आइटम में बन जाएगा। जी हाँ, केक प्रोवाइड हो जाएंगे, या किसी ठेकेदार की ड्यूटी लग जाएगी कि आपके ठेके की कीमत बढ़ा देंगे, आप ये केक सप्लाई कर दें। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट में होता है। जिस चीज़ के पैसे नहीं दिए जा सकते, जब करप्शन करनी हो, तो फिर ठेकेदार जहां पर उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर इन केक्स की मालियत जो है लेट्स अज्यूम 1 करोड़ या उससे ज़्यादा की है, तो अगर ये पैसे गवर्नमेंट से देने, फिर तो बिल बनेगा सीधा सीधा। अगर गवर्नमेंट से नहीं बने तो कहीं रोड बन रही है और वहां पर अगर फॉर एग्जांपल 1.5 अरब का ठेका है, तो उसको कहा जाएगा कि आप 3-4 करोड़ इसमें ऐड कर दें। आप जहां पर 1,000 करोड़ 1,500 करोड़ की बात है या 300 करोड़ की बात है, वहां 2-3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए केक के भी आप ऐड कर दें, आप केक सप्लाई कर दें, बाद में आपका बिल उधर से क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये जो केक है, ये वही वाला केक है जो आपको याद होगा जब फ्रांस के अंदर इनकलाब आया था, तो वहाँ की मलका ने भी कहा था कि आपको ब्रेड नहीं मिल रही तो केक खाइए। तो अब जो रानी साहबा हैं, जो पंजाब की रानी है, पंजाब की रानी ये कह रही हैं कि आपको ब्रेड नहीं मिल रही तो आपको केक खाना चाहिए। 10,000 केक्स उन्होंने दिए हैं। इसके ऊपर लंबी दिहाड़ी इनका दफ्तर और इनके हवारी जो है वो लगाएंगे। लेकिन अब मैं आता हूँ असल स्कैंडल की तरफ। रानी साहबा के भतीजे की शादी हो रही है। शादी चलनी है 29 तारीख तक। आप फिर दुरुस्त सुन रहे हैं, शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं 22-23 तारीख से। ये जो 29 तारीख तक शादी होनी, वो जो हमारे गोलू वाले भाई हैं उनके बेटे की शादी है ये। और इस शादी के ऊपर आप कहेंगे इसमें स्कैंडल की क्या बात है, शादी है तो अच्छी बात है। जी बिल्कुल, हमारी तरफ से भी नेक तमन्नाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद उस बच्चे को, और आने वाली जो बहू रानी आनी है, बच्ची आनी है, उसको भी। और साथ मशवरा कि बहू को फुफ्फो सास से बचा के रखा जाए, क्योंकि फुफ्फो सास का माजी का रिकॉर्ड जो है वो बच्चों की शादियों के बारे में, मीन बहुओं को तंग करने के मामले में खासा ख़राब है। तो बहरहाल रानी साहबा की तरफ वापस आते हैं। रानी साहबा के अहकामात पर 8 क्लब, ये किसी डांसिंग क्लब की बात नहीं कह रहे, ये क्लब रोड है GOR 1 के अंदर,
और वहाँ पर 8 क्लब जो है वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, 7th क्लब जो है वो चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस है। सो 8 क्लब के अंदर से तमाम ज़रूरी फर्नीचर, ज़रूरी का मतलब है तकरीबन तमाम फर्नीचर जो बेचारा मुंह मत्थे लगता था, और ज़्यादातर वहाँ मुंह मत्थे ही लगता है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, वो सब वहाँ से उठवा लिया गया है, ट्रकों पर लोड करवाया गया है और उसे जाती उम्रा जो ख़ानदानी रईस हैं उनकी रहाइशगाह पहुँचाया गया है। जाहिर है ये वहीं नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें वहाँ रह जाएंगी, कुछ टूट फूट जाएंगी, सारा भी रह जाए तो कौन पूछने वाला है, किस में जुर्रत है। हम बुज़दार साहब की बातें करते थे, मीन हम का मतलब है पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तानी लोगों को बुज़दार साहब पे एतराज़ था और इमरान खान साहब ने उनको वज़ीम अकरम प्लस कहा था, लेकिन अब मुझे रानी साहबा को बुज़दार प्लस कहना पड़ रहा है। मतलब कि वो काम तो बुज़दार साहब ने नहीं किए जो रानी साहबा कर रही हैं, हालांकि रानी साहबा फरमाती हैं कि मैं तो ख़ानदानी रईस हूँ। तमाम फर्नीचर लेकर गए हैं 17 गाड़ियाँ, जी हाँ 17 गाड़ियाँ तो वो हैं जो हमें पता चली हैं पूल की गाड़ियाँ। पूल की गाड़ियों का मतलब है कि जो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है उसमें गाड़ियाँ होती हैं जिनको पूल में, उनको कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के या चीफ मिनिस्टर के पूल में है, उनको किसी भी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। डिग्नेटरीज आते जाते हैं सरकारी कामों के लिए, असल तो उनके मकसद और होते हैं, लेकिन अब तो ख़ानदानों की ड्यूटियाँ करने और सब्जियाँ लाने पर ही काम होता है। इनके ख़ानदान के जो सबसे सोबर और पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी यही काम करते हैं। जब हमारी पंजाब में गवर्नमेंट आई तो हमें पता चला कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का कुक है एक, वो तहमीना दुरानी साहबा के गालिबन पास, हालांकि वो पढ़ी लिखी हैं, मुफक्कर हैं, दानश्वर समझी जाती हैं और शहबाज शरीफ साहब की मिसेज हैं वो। तो जो हमारी चची साहबा हैं वो मीन कौम की चची हैं, क्योंकि वो रानी साहबा के चचे हैं तो पूरी कौम के चचा हैं। तो जो चची हैं लिखने लिखाने वाली पढ़ी लिखी चची, वो भी अपना को 50-60 हज़ार रुपये का या लाख रुपए का, वैसे तो तनख्वाह 50-60 हज़ार में अच्छा कुक मिल जाता है पाकिस्तान में, लेकिन वो 50-60 हज़ार भी देना पसंद नहीं करती थी और एक गाड़ी भी गालिबन उनके इस्तेमाल में होती थी। तो ये पुरानी बातें हैं, खैर अब नई बातें इससे भी आगे की हैं, क्योंकि अब तो 17 गाड़ियाँ पूल की जो है वो इस टाइम ड्यूटी कर रही हैं। जब तक ये शादी चलेगी तमाम फर्नीचर, तमाम सामान जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, चीफ मिनिस्टर हाउस का और वो रानी फुफो सास जो हैं उनकी तरफ से ये वहाँ पर पहुँची हैं। तो जो पंजाब की रानी है वो अब ख़ानदान की जो तमाम शादियाँ हैं उनके ऊपर भी पहले केक के ऊपर उनके साथियों ने हाथ साफ करने हैं, और वो मैंने आपको बताया कि महीनों लगेंगे, उसके बाद ये बिल सरफेस करेंगे या ये बिल जो है ये किसी ठेकेदार के खाते में डाल दिए जाएंगे। अगले में कुछ व्लॉग्स में पंजाब के कुछ ब्यूरोक्रेट्स के और रानी साहबा के कुछ होशरुबा काम और तफसीलात आपके सामने रखूंगा, आप भी शशदर रह जाएंगे। अभी मुझे मूव करना है अगली खबर की तरफ, जो कि बहुत ही सीरियस खबर है, और वो खबर है मोईद पीरजादा साहब की। मैं देख रहा था, मोईद पीरजादा साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी और मुझे इस बात का इल्म था कि वो पिछले कई दिनों से इस खबर के ऊपर काम कर रहे थे। ये ऐसे नहीं कि उनको किसी ने फ़ोन करके बताया और उन्होंने खबर दे दी। मैं इस चीज़ से अवेयर हूँ कि वो पिछले कई दिन से इस खबर के साथ काम कर रहे थे, कई लोगों से उनकी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया भी था कि खबर है मेरे पास, लेकिन अभी मैं ये खबर नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसके मुसद्दका होने की तस्दीक कर रहा हूँ और जो मेरे सोर्सेज हैं उनको कई जगहों से चेक कर रहा हूँ। खबर उन्होंने ये दी है कि डी चौक के ऊपर जो कत्लो गारत हुई थी वहाँ पर एक तो 12 लाशें जो लोगों के हाथ हवाले कर दी गई, वो सारी तो मगरब से पहले की थी ना, आपको हमने बताया 26 तारीख की मगरब से पहले वो लाशें तो सरफेस हो गई, दफना भी दी गई। वो 12 तारीख से पहले की थी, 26 तारीख को शाम 7 बजे से पहले की थी 12 लाशें। उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ था असल में जो लाशें गायब की गई, अब मोईद पीरजादा साहब को आईएसआई और एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस के अपने अंदर के सोर्सेस बता रहे हैं कि वहाँ से उन्होंने 105 लाशें उठाई। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, 105 लाशें उठाई, उनको ट्रकों में डाला और उनके मुताबिक फ़ौजी ट्रकों में डाला, और उनको जो लोग जानते हैं इस्लामाबाद को वो ये समझ सकते हैं कि मागला रोड के ऊपर जहाँ से सड़क ऊपर जू के पास से ऊपर सड़क जाती है पीर साहबा की तरफ, उस रास्ते पर लेकर जाया गया। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, किसी दिन दास्तान फिर सुनाऊंगा। एक दफ़ा मुझे भी, जब मैं आईएसआई की कस्टडी में था, एमआई होगा या आईएसआई होगा, उसकी कस्टडी में था, तो उस वक्त मुझे भी उसी रोड के ऊपर बहुत लेट नाइट लेके जाया गया था और मुझे तमाम गाड़ियों की बत्तियां बंद कर दी गई थी, मेरी आंखों पर पट्टी थी, फिर बाद में खोल दी गई थी। वहाँ पर ले जाकर पहाड़ों में थे हम, और जब मैंने पूछा तो मुझे ये बताया गया, मैं ये भी नहीं कह सकता हतमी तौर पर कि वो वही जगह होगी क्योंकि अंधेरा था हर तरफ। तो मुझे जो लोग लेके गए थे उन्होंने कहा कि आप इस टाइम जो पीर साहबा है या उदामने को है उस साइड पे हैं और पहाड़ों के पीछे हैं। पूछा यहाँ क्यों लाए हैं, तो कहा गया आपका इनकाउंटर कर देना है, आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, आप सच सच बता दें सब कुछ, वरना फिर आपका यहाँ इनकाउंटर हो जाएगा और कहा जाएगा कि आप पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे और आपको कोई भगाने की कोशिश कर रहा था, तो आपका इनकाउंटर कर दिया गया। साथ हम कुछ और हमारे पास दहशतगर्द हैं, हम उनका इनकाउंटर करेंगे और कहेंगे कि वो आपको छुड़वाने के लिए आए थे। तो खैर वहाँ पर ये मैंने दास्तानें सारी अभी आपके लिए बचा के रखी हैं, अच्छा वक्त आएगा तो आपके सामने रखेंगे। वहाँ पर काफ़ी देर मेरे ऊपर इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करते रहे कि मैं स्टेटमेंट दूँ जो उनके मर्जी की है। वो कहानी किसी और दिन सही, लेकिन आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि वो इलाका बन सकता है क्योंकि उस इलाके से रिलेटेड मुझे भी धौंस धमकी या जो कुछ मेरे साथ इवेंट हुआ था वो मैंने आपको बताया।
बहरहाल अब मोहित पीरज़ादा साहब की खबर ये है कि वहाँ ऊपर जाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई खबर दे रही है कि 105 लाशें जो थीं उनको दफन किया गया है किसी इज्तमाही कब्र में, और उन पर केमिकल डाला गया है ताकि हड्डियाँ भी ना मिल सकें बाद में अगर कभी खुदाई हो तो, क्योंकि ये प्रोसेसिंग वैसे तो आपको पता स्लो होती है, इंसानी हड्डियाँ तो बहुत देर तक मौजूद रहती हैं, और ये वाला काम वहाँ पर किया गया। 105 लाशें जो हैं वो उठाई गई हैं। मोहित पीरज़ादा साहब ने यह भी बताया कि इससे पहले लाल मस्जिद सानह में भी ऐसे ही हुआ था और वहाँ पर भी डेड बॉडीज़ का बिल्कुल इसी तरीके से किया गया था। शायद उस वक्त सहाला पुलिस स्टेशन के करीब उनको कहीं पर दफन किया गया था। अब आप सोचते होंगे कि ये खबरें बाहर कैसे निकलती हैं। देखिए, जो मिलिट्री का सेटअप होता है उसमें ये बात तो दुरुस्त है कि यस सर होता है, जो भी हुक्म मिलता है आपने यस सर कहना है। यही वजह होती है कि वहाँ पर जो इख्तलाफ जो है ना, जो कहते हैं इख्तलाफ खूबसूरती है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस खूबसूरती होती है डिसीजन मेकिंग में, वो वहाँ पर ज़्यादा हो नहीं सकता होता, क्योंकि वहाँ पर जो आपको डायरेक्शन मिलनी है वो आपने काम करना है और आपको यस सर कहना पड़ना है, चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़नी है। नहीं करेंगे तो फिर आपका कोर्ट मार्शल होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनीता तुराब केस और एयर मार्शल असगर खान केस में ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मिलिट्री या पुलिस या कोई और जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं वहाँ पर अगर गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात हों तो आपने नहीं मानने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को कौन मानता है, आइन को कौन मानता है, कानून को कौन मानता है, तो वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि लोग ऐसे अहकामात मानते हैं। मोहित साहब मुझे बता रहे थे और मोहित साहब बताते हुए उनकी खुद भी आंखों में आंसू आ गए जब वो मुझे मिल रहे थे, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो ज़ारो कतार रोए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और वो मुझे बता रहे थे कि जिस आला अफसर से उनकी बात हुई वो खुद भी ज़ारो कतार रो रहा था। उसको अफसोस था कि ये सब कुछ हुआ। तो कई दफ़ा लोग खुद भी कर गुजरते हैं और कई दफ़ा खुद नहीं कर गुजरते, उनके सामने होता है वो उसको रोक नहीं पाते, बाद में उन्हें एम्बैरसमेंट होती है या बाद में उन्हें ज़मीर मलामत करता है और फिर ज़मीर की आवाज़ पर वो इस तरीके से रब्ता करके खबरें देते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो आईएसआई में थे, मिलिट्री में थे, जब मैं पढ़ाता था अमेरिका में, तो वो बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त थे, हैं कह रहा हूँ थे, हैं जनरल लेवल के दोस्त हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे, मेजर जनरल थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो वो मेरे से अक्सर बात करते थे, रब्ता करते थे, आईएसआई में सर्विंग थे उस वक्त, और वो कहते थे कि ये 1971 में हमने इतना कुछ नहीं किया जो कुछ हमारे गले डाला गया, आप किताब लिखें, आप इसको जस्टिफाई करें। अब मेरे वही दोस्त जब मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हैं, तो उनके जो ख्यालात हैं 1971 पर वो बहुत मुख्तलिफ है। वो अब जो हकीकतें मेरे से शेयर करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इस तरह से जब आप कई दफ़ा सेंटर ऑफ द स्टेज होते हैं तो आप चीज़ों को और तरह से देखते हैं, जब उससे हट के देखते हैं तो आप और तरह से देखते हैं। PTSD के भी आप शिकार होते हैं और वो आप नज़र भी आता है। लेकिन बहरहाल इसमें बहस में नहीं जाता कि ये किसी ने अब क्यों बताया और तब क्यों नहीं बताया, लेकिन ये एक सिजलिंग किस्म की एक बोन चिलिंग इन्फॉर्मेशन है, तकलीफ देह है, जो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब आ रही है और मैं आपको ये बात ज़रूर बता सकता हूँ कि मोहित पीरज़ादा क्योंकि इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, मेरी उनसे कई दफ़ा इसके ऊपर बात हुई, मुलाकात एक दिन हुई, उसमें भी ये बात हुई, एंड आई फाउंड हिम वेरी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि आप बेशक जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप इंसान हैं सबसे पहले। तो जब आपको ऐसी ग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको ये भी बताओ कि आपका सोर्स वेल प्लेस्ड है और बहुत ज़िम्मेदार है, तो फिर आपके लिए तकलीफ जो है वो कई गुना ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। बहरहाल अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर है, खबरें आज बहुत थी लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है, शायद मैं लंबी बात कर जाता हूँ या खबरें ऐसी होती हैं, गेट ड्रिवन इनटू देम। आज बहुत सारी खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अगली खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं, 27 वहाँ पर पता चल रहा है कि ख़वातीन भी मारी गई हैं। अब अफगानिस्तान आगे से कह रहा है कि हम इसको जवाब देंगे जो अफगान गवर्नमेंट है। ज़ाहिर है, अगर मैंने आपको पहले भी कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, अगर पाकिस्तान की सालमियत की कोई बात है तो हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे। अगर कोई ऑपरेशन ज़रूरी है हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे। सरहद पार अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो हमें अपने पाकिस्तान के साथ ही उसमें खड़े होना है और खड़े होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी कहना है कि जो तरीका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था और है उसको अपनाया जाए, बातचीत की जाए। अब अगर ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सबको पता है, हिंदुस्तान के साथ जो है वो सबको पता है, उसके साथ साथ चाइना के साथ अब ताल्लुकात जिस तरफ को जा रहे हैं वो भी सबको पता है, और अब अफगानिस्तान के साथ भी अगर हमने जंगी बुनियादों पर चले जाना है तो ये कोई पाकिस्तान के लिए अक्लमंदी की बात नहीं है। और वहाँ पर जिसको वेस्ट कोलेट्रल डैमेज कहता है, ये वैसे तो बहुत ही बेरहम टर्म है, लेकिन बहरहाल इस बेरहम टर्म के होते हुए भी मैं कहूँगा कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे वहाँ पर कोलेट्रल डैमेज हो, आम लोगों की जो है वो ज़िंदगी जाए, और दो मुल्क जिन्होंने सदा एक दूसरे के साथ रहना है वहाँ पर एक ऐसी दुश्मनी बन जाए कि अब जैसे अफगान गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन हमलों का बदला लेंगे। शायद जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़े, और जाहिर है अफगानिस्तान में से बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी इसीलिए करवाई जा रही होंगी। तो बहुत दानिशमंदी के साथ इस सारे मामले को देखना चाहिए। यही हमारी इल्तजा है, यही हमारी रिक्वेस्ट है जो इस टाइम ताकत के घोड़े पर बैठे हैं कि वो ताकत के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी गौर से देखें। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर मैंने नुसरत जावेद साहब के कुछ क्लेम रखने थे। वैसे तो उन्होंने हमने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्हें मिलिट्री बैक जर्नलिस्ट कहा, जो कि मेरे ख्याल में कहना बनता है क्योंकि वो पिछली काफ़ी देर से मुनीफ फारूक की तरह और दूसरों की तरह, हालांकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी चीज़ का क्लेम किया है नुसरत साहब ने कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट है।
और समहाउ अनफॉर्चुनेटली आजकल वो जिस अखबार में लिखते हैं वो भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको जो कंट्रोल करते हैं नवाई वक्त उसको कंट्रोल करते हैं। मेरी इतला के मुताबिक एक चौधरी साहब है लाहौर के, वो उसे कंट्रोल करते हैं आजकल, और वो बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट के घर के आदमी हैं, चिड़ियाघर के घर के आदमी हैं। इन सब बातों के बावजूद कि नुसरत जावेद साहब कहाँ काम करते हैं, वो किससे कंट्रोल हो रहे हैं, उनका हैंडलर कौन है, वो क्योंकि माजी में अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते रहे हैं और बुजुर्ग भी हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हैप्पी आवर्स के बहुत शौकीन हैं, सरे शाम खांसी का शरबत बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, मुफ्त में पीते हैं, और एम्बेसीज़ में जाके जब उन्हें बाहर का बना हुआ वलैती शरबत मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा मकदार में पी लेते हैं और उसके बाद उनको समझ नहीं आती मैंने क्या कहना, फिर अबा तबा बोलते हैं। माजी में हमने बहुत कुछ देखा, ये आपके सामने एक क्लिप रख देते हैं जब वो शहरी रहमान साहबा के साथ ही उन्होंने मैं क्या कहूँ इस लफ्ज़ को, इसको मैं फ्लर्ट कहूँ या मेरा ख्याल फ्लर्ट तो थोड़ा सा फिर भी ग्रेसफुल लफ्ज़ है, ग्रेसफुल नहीं है लेकिन बहरहाल फिर भी ग्रेसफुल है, जो वो नेशनल टेलीविज़न के ऊपर कोई भी टेलीविज़न जो पूरे मुल्क में जाता है उसे नेशनल टेलीविज़न ही कहा जाता है टर्मिनोलॉजी में। कई लोग कहते हैं कि पीटीवी सिर्फ नेशनल टेलीविज़न, तो उनकी करेक्शन के लिए नेशनल टेलीविज़न के ऊपर वो एक खातून के साथ ज़ाहिर है उस टाइम वो खांसी का शरबत उन्होंने पिया होगा, वरना ऐसी बात होश में पाकिस्तानी सोसाइटी में तो कोई नहीं करता। फिर आगे से खातून ने, शेरी रहमान साहबा ने उन्हें नज किया और उन्हें बताया कि मैं जाग रही हूँ, आप भी जाग जाएँ। कमेटी है उसके एक मेंबर हैं शेरी रहमान, हमारी दोस्त भी हैं हमारी, बिल्कुल ठीक है। तो आज कुछ सिफारिशात भेजी गई हैं कौमी सलामती कमेटी ने, तो उस पर उनके साथ बात करते हैं। तो बीबी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरी बीबी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत, वालेकुम मिनाज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये जो आप लोगों ने ये जो सारी सिफारिशात भेजी हैं शेरी बीबी, जी जी हम दोस्त भी हैं ना थोड़े से, बिल्कुल हल्के मैं से तो जागी भी हूँ, कम से कम आप शायद सोए हुए हैं। नहीं मैं बहुत जाग रहा हूँ। अच्छा बताओ ये कि देयर इज अ थिंग अबाउट विच इज वर्केबल। अब आप कह रहे हैं कि ड्रोन हमले ना हो, तो ये कैसे ना हो? बैतुल्लाह महसूद को आप कह रहे हैं एक हकीकत को पहचान लें और उसे तस्लीम करें, आपका कहना ये है? हाँ। जी भैया ठीक है ना। हाँ। तो मैं जरा सा वजाहत ये कर दूं कि कमेटी ने अपना मिन्हास काम, ने नुसरत जावेद, मिन्हास तो बोला ही नहीं बेचारा। जी जी हाँ। मैं सिर्फ ये वजाहत कर दूं कि कमेटी ने अपना काम समझा, अपना दायरे कार ये समझा कि वो एक सिचुएशन है जो वो मिलजुल के कुछ अच्छा हल मेरे होना भाई होगा। दोस्तों की जी। तरह बात करें ना, मैं दोस्तों और की आप तरह तो बात कर रही हूँ, मैं आपसे यही तो हम बात कर रही हूँ सहाफी नुसरत। हैं। जी पहले मैं और आप दोनों सहाफी हैं, आप तो चली गई ना वो पॉलिटिक्स में पड़ गई है। कहाँ चली गई? अभी आप जब मर्जी आती है आप सहाफी वाला बटन दबा देते हैं, जब मर्जी आती है। मरियाना बाबर भी साथ है हमारे, उसके आप लफ्ज सुन लें कुछ। जी 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 हाँ मरियाना, क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम नुसरत। तीन बातें हैं नुसरत। एक तो पहले मैं तो फिर थोड़ा सा लाइन पर आए, ये एक नहीं है, वो बहुत दफ़ा एम्बेरसमेंट की वजह बनते हैं। हमने उनके बारे में एक ट्वीट कर दिया रिचर्ड ग्रैनल को लेके, उसके बाद जो उन्होंने गाली गलोच की, जो उन्होंने ये जरा देखिए एक ग्रेनल वो पहले करनैल नहीं जरनैल नहीं हुन करनैल नहीं करनैल नहीं करनैल नहीं। ओ भाई ये आपने देखा, ये रिचर्ड ग्रैनल का भी वो मजाक उड़ाते रहे, हमारा भी। और फिर इस शो के अंदर एक क्लेम किया गया कि शहबाज गिल जब मुल्क से बाहर गए तो हमें पता है किस किस लेफ्टिनेंट जनरल के पाँव पकड़ कर गए। अच्छा, मैं ज़्यादा लेफ्टिनेंट जनरल जो थे जिनको मैं जानता था वो या तो रिटायर्ड हो चुके थे उस टाइम बाजवा साहब के आखिर पर, या होने वाले थे। उनमें से जो हमारे जानने वाले थे गफूर साहब थे, उन्होंने तो मुड़ के रब्ता नहीं किया, हालांकि मैं कोयटा में बहुत सारे मुकदमात भी भुगतने जाता था तो वहाँ पर भी कभी रब्ता नहीं हुआ। और भी मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल या एक जनरल साहब भी थे, 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक जनरल भी थे आसिम मुनीर साहब के अलावा, जिनको मैं जानता था, लेकिन उनसे कभी कोई रब्ता ना हुआ। अब इन्होंने क्योंकि क्लेम किया है तो ये नुसरत भी है और जावेद भी हैं, तो नुसरत को चलें छोड़ दें, नुसरत तो सरे शाम ही बेचारी लुट जाती है किसी ना किसी हैप्पी आवर्स की जगह के ऊपर, तो चलें जावेद तो रहते ही हैं। तो अब ये जावेद साहब की लाज रखते हुए अगर ये वाकई साफ़ी हैं तो उसका नाम ज़रूर लें लेफ्टिनेंट जनरल का, जिसके कदम पकड़कर या जिससे मिन्नत समाजत करके मैं पाकिस्तान से बाहर आया। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कभी नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया का पुराना ज़माना है, इन्हें नहीं पता। वो डॉक्टर मोहित कहते हैं ना कि अब सोशल मीडिया इज़ द मीडिया, इनको पुरानी आदत है, किसी के साथ कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, और कौन सा किसी ने पूछना है। तो अब मैं इनका पीछा करूंगा, आपने ज़रूर उन, क्योंकि जनरल ज़्यादा तो होते नहीं लेफ्टिनेंट जनरल, तो आप लेफ्टिनेंट जनरल का नाम लेंगे तो हम पहले तो, क्योंकि आप ये मौका देंगे हम, तो हम उस, क्योंकि जनरल फैज़ का मैं कभी भी पसंदीदा नहीं था और ना वो मेरे पसंदीदा थे। मैं आपको बड़ा क्लियर, बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी हो, हमारी हुकूमत के वो करीब रहे या नहीं रहे इस बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन वो ना मुझे पसंद करते थे ना मैं उन्हें पसंद करता था। आज मैं उन पर हमले इसलिए नहीं करूँगा कि वो आज मुसीबत में हैं, कभी अच्छे वक्त में आएंगे तो फिर हम उनके साथ बातचीत करेंगे, जो हमारा दिल करेगा, जो उनका करेगा वो करेंगे। इस वक्त मैं उनके ऊपर कोई
बात नहीं करूंगा। तो बाकी अगर उनके अलावा कोई लेफ्टिनेंट जनरल आपको लगता है कि जिन्होंने मुझे वहां से निकलवाने में मदद की या मैंने उनसे मदद सीख की, तो आप ज़रूर नाम बताइए, तो हम उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का पूरा कच्चा चट्ठा जो है वो यहाँ रखेंगे। और इससे एक तो पता चल जाएगा कि हम किसी के एहसानमंद नहीं हैं, और दूसरा उनसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पब्लिक में आके आपके इस जो आपकी ये स्टेटमेंट है इसको रिफ्यूट करें या एक्सेप्ट करें और सबूत दें कि ऐसा हुआ है। तो हम तो आपके सामने कैमरे की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं कि हमने किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल से मदद लेकर हम मुल्क से बाहर नहीं आए। जो आए वो सारी दुनिया को पता है। मुझे और इमरान रियाज को इकट्ठे ही हमारा मुकदमा था हाई कोर्ट में, उन्होंने उम्रा करने जाना था, मैंने मुल्क से बाहर आना था, 9 मई नहीं हुआ था। हाई कोर्ट के 3 जजेस का लार्जर बेंच था। ये कहानी बहरहाल इस लाहौर में सबको पता है। बिलाल सईद कमियाना जो CCPO हैं उनको भी पता है, मेरे वकला को भी पता है, उनके दफ्तर में बैठ के जहाँ पर लियाकत और कामरान DIG तमाम लोग बैठे थे, वहाँ पर क्या गुफ्तो शनीद हुई, क्या ISI का पैगाम आया, फिर मैं कैसे बाहर निकला, फिर कैसे पूरा एयरपोर्ट सस्पेंड हुआ उस दिन, ये कहानी सबको पता है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको दावत देता हूँ कि आप ज़रूर लोगों को उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का नाम बताइए। अगर आपने नाम बताया अगले 2-3 प्रोग्राम्स पे, तो फिर मैं वो कहते थे ना तहरीक लब्बैक वाले, आया जे गौरी, तो फिर मेरी तरफ से कई गौरी आएंगे। मैं फिलहाल आप कहेंगे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए फिलहाल आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब का आप नाम लेंगे। अगर आपने नाम ना लिया तो मैं बुढ़ापे में आपकी जो नुसरत है और आपके जो जावेद हैं उन दोनों को रोज़ याद करवाऊंगा कि आपने TV प्रोग्राम हैप्पी आवर से पहले करना है। शराब नोशी या खांसी का शरबत या नींद की दवाई या कोई भी काम किसी शख्स का ज़ाती काम हो सकता है, लेकिन जब उसने नेशनल टेलीविजन पे आना है तो उसने एथिक्स को मद्देनज़र रखना है, ज़ुबान को मद्देनज़र रखना है, उसे थोड़ा सा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक TV बहरहाल उसके मालकान को सोचना पड़ेगा कि ये किस तरह से मामला जो है वहाँ चलते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ चाय के कप में भी कुछ डाल के रखा होता है सामने, जो इतना चढ़ जाता है सर को कि ये भी याद नहीं रहता है कि सामने कैमरा है। बहरहाल इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।